नमस्कार। राज्यसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फ़ातेह टीपू। आज के इस ख़ास कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान हैं राजस्थान के बीकानेर से तीसरी बार देश की संसद पहुंचे और मोदी सरकार पार्ट 2 में भारी उद्योग और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। मेघवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। धन्यवाद जी मोहम्मद फतेह जी। सर, ये साल लगभग कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में भारी उद्योग मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। कितना असर कोरोना का आप मानते हैं अपने विभाग पर? देखिए, जैसे आपने मोदी पार्ट 2 का जिक्र किया, तो मोदी 2.0 इसका जिक्र टेक्निकल टर्म में आप लोग करते हो। उसका 1 साल पूरा हुआ 30 मई 2020 को। तो ये तो वैसे ही ऐतिहासिक संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये वही कालखंड है जिसमें धारा 370 समाप्त होती है। ये वही कालखंड है जिसमें श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ बनता है कि बनेगा राम मंदिर निर्माण, साफ होता है। और 3 तलाक जैसी बुराई भी संसद के माध्यम से कानून बना करके समाप्त की जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भी लागू होता है। ये कालखंड तो महत्वपूर्ण हो ही गया। मोदी पार्ट 2 जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये संसद के कार्रवाई के रूप में तो अच्छा, दूसरे और भी बहुत से बिल हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए भी हैं, वो भी हैं। और चाहे हेल्थ में ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर में ले लीजिए, आरडी में ले लीजिए, सब में कुछ न कुछ इस साल काम हुआ। संसद भी ज़्यादा चली, लेकिन 23 मार्च 2020 को साइनेडाई हुई संसद कोरोना वायरस के कालखंड के कारण, और साथ साथ में राज्यसभा भी साइनेडाई हुई 23 मार्च को। तो 23 मार्च से लेकर के अब तक का कालखंड अलग है। उसमें संसदीय हमारी जो कमेटियां थी उनकी मीटिंग अभी नहीं हो पा रही थी। अब लोकसभा सचिवालय ने और राज्यसभा सचिवालय ने एक 8 पॉइंट प्रोटोकॉल जारी किया है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों के लिए भी। और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी की इनकी बैठकें हुई है। फिर आपके दोनों सेक्रेटरी जनरल लोकसभा राज्यसभा के मिले, अधिकारी मिले, तो तय किया कि भाई 8 पॉइंट प्रोटोकॉल हो। एमपी भी थोड़ा दूर दूर बैठें और जो अधिकारी हैं वो भी थोड़े कम आए। तो इसके आधार पर मीटिंगें शुरू होने लगी। अब संसद का सत्र भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि 6 महीने में से ज़्यादा सत्र का जो है वो अवधि दूर नहीं रहेगी, 6 महीनों में सत्र होगा ही होगा, तो वो 23 सितंबर को समाप्त हो रहा है। तो उससे पहले इस कार्रवाई को भी पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि संसद का सत्र ऐतिहासिक रहा है राज्यसभा लोकसभा दोनों को देखते हुए। दूसरा आपने पूछा हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइजेज। पब्लिक इंटरप्राइजेज में हमारे पास 340 के आसपास पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं जिनको हम रिव्यू करते हैं, उनको हम मॉनिटरिंग करते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोई और हो सकता है, जैसे मैं उदाहरण दूँ ONGC, उसका पेट्रोलियम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन ONGC की हेल्थ कैसी है ये पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट देखता है। सपोज करो 10 नंबर उनको साल में से देने हैं तो हम नंबरिंग देते हैं। CSR में कितना खर्चा किया, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उन्होंने लोन लिया तो समय पर चुकाया कि नहीं चुकाया, ओवर बर्डन तो नहीं है, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आगे। तो ये मार्किंग से उनको आगे उनकी जो बैलेंस शीट होती है या जो हेल्थ होती है ठीक, तो उनको आगे काम मिलता है। तो ये काम भी पब्लिक एंटरप्राइजेज ने अपने इस पीरियड में ठीक किया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। रही बात हमारा हैवी इंडस्ट्री में, इसमें हमारे सारे सेक्टर और तो ठीक चले। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 कारणों से इसमें थोड़ी हमें रफ्तार धीमी लगी। एक तो था BS4 से BS6 में हम जाना था। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश थे कि भी 1 अप्रैल 2020 को आपको BS4 से BS6 में जाना ही जाना है। हालांकि अब वो कोरोना वायरस के कालखंड के कारण अवधि आगे बढ़ गई। और दूसरा, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने ही लाने थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के भी पेरिस एग्रीमेंट में साइन है। इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। दूसरे और भी पर्यावरण के जितने समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनमें इंडिया सिग्नेटरी है। तो 100 मोटो एक्शन लेना था।
उसमें दूसरे देश भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़े, हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़े, तो लोगों को लगा भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं। तो ये कुछ समय ये चीज़ें रही जिसको हम ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फेस करना पड़ा। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे कोरोना वायरस का कालखंड होने के बावजूद भी जून में आप डेटा देखेंगे तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है। संसद का जो मानसून सत्र है वो आपने कहा कि 23 सितंबर के पहले हो सकता है। तो चूँकि करीब 500-550 लोकसभा के सदस्य हैं, 250 राज्यसभा के हैं, 750 एमपीज़ रहेंगे, तो सामाजिक दूरी ऐसे में अनिवार्य मानी जा रही है। तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का किस तरह से प्रावधान आप कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है, एक हमारे CCPA बनी हुई होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, जिसके राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष हैं। उसमें हम सब लोग बैठते हैं और तारीखें तय होती है। अब बैठेगा कैसे, कौन से सेंट्रल हॉल में बैठेंगे, एक लोकसभा के हॉल में बैठेंगे, एक राज्यसभा के हॉल में बैठेंगे, ये काम लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन साहब का है। वो शायद इसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है, क्या आपको लगता है कि वर्चुअल संसद भी संभव है क्या? देखिए, दूसरे देशों का भी अनुभव हमें लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ रूल्स भी कई तरह के हैं ना। सब जैसे ये विषय आया था तो दोनों जो लोकसभा स्पीकर हैं और चेयरमैन राज्यसभा बैठे, तो उन्होंने कहा नहीं अभी इंडिया में ये चीज़ें, क्योंकि रूल्स कौन अमेंड करे। सपोज करो कहीं कोई बैठा है, कोची से बोल रहा है, साथ में कोई और भी तो हो सकता है ना। और हमारे यहाँ रूल्स क्या है कि पार्लियामेंट में कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वो जो एक एरिया है उसके अलावा जब तक वो रिपोर्ट ले नहीं हो जाए तब तक बाहर नहीं जा सकती। तो बाहर, तो ये रूल्स भी है। दूसरा, भारत जैसे देश में संभावनाएं फिजिकल होने की है, यहाँ पे हॉल है, सेंट्रल हॉल है, और भी चीज़ें हैं, तो वो संभावनाएं ये लोग तलाश रहे हैं। और जो कमेटियों का वर्चुअल का विषय आया था, शशि थरूर ने उठाया था, उसको भी हमारे दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, हम फिजिकली करेंगे। कमेटियों की मीटिंग भी फिजिकल हो रही है। हाँ, लेकिन आपने कहा वर्क कल्चर बदली है, निश्चित रूप से बदली है। लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सा बिजनेस घर से हो रहा है। हम डेली यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस 3-4 करते हैं और यहाँ घर से ही ऑफिस चलाते हैं। वर्क कल्चर निश्चित रूप से बदली है। और बदली हुई वर्क कल्चर में संसार में जिस तरह से तेज़ी से ये इंटरनेट के माध्यम से काम हो रहा है, उसमें भारत भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यंग जनरेशन आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन ऑनलाइन शुरू हो गई, बहुत से कामों में ई गवर्नेंस आ गया, बहुत से कामों में तेज़ी आई है। दफ्तर बंद थे, फिर भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा किसानों के खातों में चला गया। तो वर्क कल्चर तो बदली है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और देश के सरकार के जो तमाम मंत्रालय विभाग हैं अपने अपने स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये संकल्प सिद्धि किस तरह से आपके मंत्रालय के ज़रिए संभव हो सकती है आत्मनिर्भर भारत की? देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ना, इसको आप प्रधानमंत्री जी का 12 मई 2020 का भाषण, जो राष्ट्र के नाम संदेश है, उसको पूरा पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा। वो कहते हैं हमें 21वीं सदी का भारत बनाना है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें हमारे विपक्षी कुछ लोग कहते हैं इसमें नया क्या है, महात्मा गांधी भी जिक्र करते थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, और जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तो ग्राम स्वराज्य बहुत पीछे छूट गया था साहब। पंडित नेहरू के समय ग्राम स्वराज्य था, कभी बात करते थे क्या? लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कभी बात की होगी उन्होंने। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की बात लाल बहादुर शास्त्री ने की, और एक्शन भी लिया कि हम एक टाइम भूखा रह जाएंगे लेकिन किसी ऐसे देश की शर्त नहीं मानेंगे जो हमारे हित के प्रतिकूल हो। तो लोग सोमवार का फास्ट रखते थे, और किसानों के सहयोग से, साइंटिस्ट के सहयोग से कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। फिर अटल जी ने उसमें विज्ञान जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन अभी जो मोदी जी बात कर रहे हैं ना, वो इन टोटो कर रहे हैं। इन टोटो का मतलब थिंकिंग में भी आत्मनिर्भरता। हमने शब्द जो यूज किया है ना यहाँ मोदी जी ने, यहाँ सेल्फ रिलायंट इंडिया नहीं किया है, हमने आत्मनिर्भर भारत। क्या हमारी भाषा नहीं हो सकती क्या? इसमें हमारे शब्द नहीं आ सकते?
तो हम थिंकिंग में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने सोच भी हमारा ऐसा बना कि 70-89 में हमारे लेखकों ने कह दिया कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा ये तो फ्रांस की क्रांति से उपजे शब्द हैं। थोड़ी ऐसा, हमारे यहाँ सबसे पहले गणराज्य वैशाली में था, तो गणराज्य के साथ जुड़े हुए शब्द हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लेकिन हम उसे में गुलाम थे। तो जो उन्होंने कहा हमने माना, और देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ ऐसे लेखक हुए जिन्होंने कहा नहीं ये तो फ्रांस की क्रांति के ही है। लेकिन ये आते कहाँ से हैं? या तो गणराज्य से आए, लेकिन सबसे पहले अगर संसार में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी शब्द यूज हुए तो बुद्ध साहित्य में हुए, बुद्ध लिटरेचर, भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए। इसलिए हमारी सोच में भी आत्मनिर्भरता है। सोच, एक्शन, विचार, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्पेस से लेकर के समुद्री विज्ञान तक, योग से लेकर के खगोल शास्त्र तक हम आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है। थोड़ा फर्क है इसमें। सर, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली। आपको लगता है कि राज्यों के साथ कहीं ना कहीं समन्वय में कुछ कमी रह गई थी क्या? देखिए, ये बात सही है कि प्रवासी मजदूरों का जो विषय था, ये प्रधानमंत्री जी ने दुख जाहिर किया, हमारे अमित शाह जी ने भी ये बात कही, जेपी नड्डा जी ने भी कही। लेकिन ये बताओ, ये ज़्यादा कहाँ हुआ? ज़्यादा वहाँ हुआ जहाँ एनडीए रूल गवर्नमेंट नहीं थी, उनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव था। और मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझ के भी इशू बनाया होगा। अब हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान के ट्रेनें मांगते हैं कि हमें आप 60 ट्रेनें दे दो, और जब 60 ट्रेनें दे दी तो कहते हैं नहीं हमें 4 की ज़रूरत है। फिर कहा 4000 बसें खड़ी है, हमने पूछा तो 4 ही नहीं थी। तो ये महाराष्ट्र में पता चला कि पहले तो कह दिया हम भेजेंगे, बाद में फैक्ट्री वालों ने कह दिया कि भेजोगे तो हमारी फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगी। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का, बिल्कुल आपने सही शब्द यूज किया कि राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का अभाव था, उसके कारण उनको तकलीफ हुई। हम भी उसका खेद प्रकट करते हैं, लेकिन अब चीज़ें सेटल हो गई है। लेकिन एमएचए के नियम लेबर के भी माइग्रेशन के संबंध में और रिवर्स माइग्रेशन के संबंध में बहुत क्लियर और स्पष्ट थे। डेली उसकी समीक्षा करके बताते थे। सर, भारत और चीन के जो मामला चल रहे हैं वर्तमान में, आप उससे वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। आर्थिक बहिष्कार के बाद काफ़ी असर पड़ा है व्यापार पे भी। तो बहुत सारी जो चीनी कंपनियां हैं वो भारत आने की तैयारी में हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो सरकार के पास किस तरह का ब्लूप्रिंट है और क्या तैयारी है कि चीनी कंपनियां जब भारत आएंगी तो किस तरह से काम वो शुरू करेंगी? नहीं, खाली चाइना की क्यों, कोई भी कंपनी किसी भी देश की अगर भारत आती है तो हम इन्वेस्टमेंट को तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके लिए जो हमने सोचा, जैसे मैं हैवी इंडस्ट्री को देखता हूँ, जैसे भेल हमारे पास एक बड़ा कारखाना, 17 जगह उनकी यूनिट है। अब भोपाल में उसके कारखाने को हम देखते हैं तो उसमें जगह खाली पड़ी है। तो कंपनी जो बाहर से आती है, कहीं से भी आए, चाइना से हो, सिंगापुर से हो, चाहे इटली से हो, कहीं से, वो देखती है ज़मीन हमें कहाँ मिलेगी। तो अगर भेल जैसी यूनिट में हम उसको ज़मीन दे दें कि ये ज़मीन, तो वो तुरंत आगे अपना एक्शन ले सकता है। ऐसे हम लगातार उनके टच में हैं। वो कई तो कहते हैं हमें पोर्ट के नज़दीक ज़मीन दो, कई कहते हैं जगह, जैसे भोपाल है तो वो भेल की जगह देख रहे हैं, और भेल में प्लांट भी लगा हुआ है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, आपकी ये जो बिल्डिंग भी है लोगों के रहने के लिए, कॉलोनी, लेकिन उसके बावजूद भी जगह पड़ी है। तो ऐसी जगह का उपयोग करेंगे। हाँ, फिर भी हमारे अपोजिशन वाले कह सकते हैं कि साहब भेल जैसी जगह का भी आप उपयोग कर रहे हो। तो भेल का हरिद्वार में भी तो स्कूल खुली है। तो ये ऐसा एक ब्लूप्रिंट भारत सरकार के ध्यान में आया है। लगातार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लगे हुए हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आवे, उसके लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज भी लगे हुए हैं। और खाली कोई पीएसयू की ज़मीनें ऐसा नहीं है, ज़मीनें लेकर के हम शहर जैसा कोई कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। जो अगर उनको पोर्ट के नज़दीक चाहिए तो पोर्ट के नज़दीक जो जगह है उस जगह को एक इंडस्ट्रियल पार्क बना सकते हैं, और अलग अलग पार्क भी बना सकते हैं। किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क हो सकता है, किसी में टेक्सटाइल का पार्क हो सकता है, किसी में जेम एंड ज्वेलरी का पार्क हो सकता है, किसी में हैंडीक्राफ्ट का पार्क हो सकता है, किसी में हैंडलूम का पार्क हो सकता है। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये उसका हिस्सा है।
सर, देखा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी मंदी का शिकार है। ऐसे में आप लोग तमाम सकारात्मक पहल कर रहे हैं, लेकिन आपका मंत्रालय ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो किस तरह की पहल कर रहा है कि ये सेक्टर जो है थोड़ा बहुत मंदी से उबर सके? देखिए, इसमें दो संगठन हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के, श्याम और एकमा। एक ऑटो कंपोनेंट को देखता है और एक व्हीकल को देखता है। हम दोनों के जो पदाधिकारी हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, उन सबसे हमने बात की है और बात करके उनके जो इशू थे वो हमने एड्रेस किए हैं। जैसे उनका एक इशू था, उन्होंने कहा साहब हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो डीलर होता है वो किसी छोटे शहर में है या किसी मध्यम शहर में है, उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है क्योंकि एनबीएफसी के पास पैसों की कमी आ गई, जो भी है। तो हमें इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में एनबीएफसी को पैसा दिया एक्स्ट्रा। उन्होंने ये कहा हमें डिमांड जनरेट करवा दो हमारी, क्योंकि BS4 से BS6 वाला विषय मैंने पहले बताया, वो संकट झेल ही रहे थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला विषय भी मैंने बताया। लेकिन एनबीएफसी से डिमांड जैसे ही जनरेट होगी तो वो ऑटो डीलर को लोन देगा। ऑटो डीलर को जब लोन देगा तो ऑटो डीलर हमसे माल लेगा तो वो खरीदेगा। तो ये जो डिमांड जनरेट करने वाला विषय जो उन्होंने सजेस्ट किया है, और उस दिशा में तेज़ी से हम बढ़े हैं आगे। और एक उन्होंने लेबर लॉ में सुधार की बात करी है। दो कामों के लिए हम आगे बढ़े हुए हैं। उन दोनों से हमारे जो संगठन है श्याम और एकमा, दोनों से लगातार बात हो रही है और मुझे जून के आंकड़ों से प्रसन्नता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने राइज किया है। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र किया आपने। सरकार का जो टारगेट है वो 2 जो व्हीलर्स हैं वो 2030 तक सारी इलेक्ट्रिक करने की योजना है और 2050 तक जो 4 व्हीलर हैं। तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या स्टेटस है अभी उसका? देखिए, हम अभी तो 64 शहरों में जो हम बसें देना चाह रहे थे उनका जो हम टेंडर किया है हमने, तो मुझे लगता है 2500 बसों को हम अभी दे पाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस का कालखंड भी आ गया। लेकिन जागरूकता बहुत बड़ी है। वो लोग हमें कहते हैं आकर के भी कि लोग लेंगे, कार भी लेंगे, बस भी लेंगे, ऑटो भी लेंगे, लेकिन इसके चार्जिंग पॉइंट बढ़ाओ। तो चार्जिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हमने कुछ एरिया तय किया है, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़, इसको हम टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लगाने का हमने तय किया है। ऐसे हमने एक एरिया दिल्ली से जयपुर का किया है। ऐसे साउथ में भी हमारे 3-4 ऐसे एरिया हैं, जैसे हैदराबाद से आपका बेंगलोर हो गया, बॉम्बे से पूना हो गया। यहाँ अगर हमारा जो चार्जिंग स्टेशन है प्रॉपरली लग जाएंगे, जो हमने कई कंपनियों को PSUs को काम दिया है, तो उसके बाद इसकी डिमांड जनरेट होगी निश्चित रूप से, क्योंकि हमें कार्बन एमिशन को कम करना ही करना है। नेक्स्ट जनरेशन को हम धुआं रहित वातावरण देना ही देना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। वर्तमान में जो भी नागरिक इस देश में रहते हैं उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस धरती को रहने लायक हम बनाएं। ये 27 जुलाई शायद APJ अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि आ रही है। उनका तो IIM अहमदाबाद वो शिलोंग, जब वो लास्ट भाषण उनका यही था कि इस धरती को रहने लायक बनाओ भाई, हमारी सबकी ड्यूटी है ये, कि ये हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। तो धुआं रहित वातावरण हो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें बड़ा इनपुट है और अच्छा इनपुट है, जिसमें भारत सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सर, आपने पर्यावरण की बात की। एक सवाल उठता है कि कोरोना काल में देखा गया कि जो प्रदूषण है, खासकर वायु प्रदूषण, काफ़ी कम हो गया वो। और महात्मा गांधी का जिक्र मैं करूंगा, उन्होंने की टू हेल्थ में एक लेख लिखा था जब स्वराज के दौरान दक्षिण अफ्रीका में, कि आधुनिक समाज के लोगों को शुद्ध हवा और पानी हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट इसी फरवरी में प्रावधान किया था देश के बड़े 10 शहरों के प्रदूषण से निपटने के लिए। लेकिन सर, सवाल ये है कि जो AQI इंडेक्स दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जो अक्टूबर में 700-650 हुआ करता था, वो कोरोना के बाद में आप आश्चर्य करेंगे 20 से 30 के बीच आ गया। आसमान नीला हो गया, परिंदे वापस आने लगे। तो एक बहुत बड़ी जो कवायद सरकारें तमाम अपने अपने स्तर पे राजनेता करते रहे, और वो जलवायु के स्तर पे, हवा के स्तर पे इतना शुद्ध हो गया। तो चूंकि आप सरकार में मंत्री हैं, अहम जिम्मेदारी आपके पास में है, तो क्या आपको लगता है कि ये कोरोना एक अवसर के रूप में भी है, और योजना के दृष्टिकोण से, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें एक आपको कुदरती मदद मिल रही है? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है। इट इज़ ए इन्फेक्टेड डिजीज, चेन रिएक्शनरी डिजीज। वैक्सीन है नहीं,
इसलिए सब परेशान है। आपदा, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे संसार के लिए आपदा है। लेकिन इस आपदा को हम अवसर में कैसे बदलें, ये हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। तो अवसर में बदलने के कई अवसर, जैसे आपने खुद ने जिक्र किया पर्यावरण को लेकर के। महात्मा गांधी जो 1920 में स्पेनिश वायरस से प्रभावित हुए थे ना, वो क्वारंटाइन हुए थे। ये क्वारंटाइन सब पहली बार उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों ने सुना, महात्मा गांधी के माध्यम से ही सुना। और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो आर्टिकल का जिक्र कर रहे हो, उसमें नई जनरेशन को हम धुआं रहित वातावरण दें, ये कई महापुरुषों ने कहा। महात्मा गांधी के बाद कई लोगों ने कहा जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उन्होंने सब ने। लेकिन ये कुदरती जो हुआ है वो अलग विषय है, हमारी जनरेशन को हमें जागृत करना है। जैसे कोई वायरस फैलता है हाथों से, इससे, तो हमारा ये नमस्ते ये पूरे संसार में चला गया। हमारा नमस्ते, ये गमछा, ये पूरे संसार में चला गया। ये काढ़ा आयुर्वेद आयुष का, इंग्लैंड में भी लोग पूछते हैं यार ये काढ़ा क्या है। तो हमारे यहाँ जो रसोई थी वो रसायनशाला थी, उसका अपभ्रंश होते होते रसोई, जहाँ रस बरसे वो रसोई। हमने इसमें भी क्या करा कि रसोई को भी हमने जो वेस्टर्न नाम था किचन, उसको लिया, जीवन में अडॉप्ट कर लिया। अभी रसोई बोला ना, किचन बोलना जरूरी है। लेकिन अगर किचन को हम संधि विच्छेद करेंगे तो जहां किच किच हो वो किचन वर्तमान परिस्थितियों में, और किच किच होती है। नमक भी नहीं है कम, तो भी हस्बैंड को लगता है नमक कम है, तारीफ ही नहीं कर सकते आप खाने की। पत्नी ने खाना बनाया रसोई में, यार रसोई का मतलब क्या, जहां रस बरसे वो रसोई। इसलिए भारतीय संस्कृति में पहले लोग रसोई में ही खाना बनाते थे और खाना खाते समय बोलते नहीं थे, क्योंकि खाने में भी रस है, खाना खाते समय भी रस शरीर में जाना चाहिए, शरीर में रस बढ़ना चाहिए, इसलिए तो उसका नाम रसोई था। सर, चूंकि आप एक ऐसे राजनेता हैं कि जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ने के बाद भी आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं। आपके वेशभूषा में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है, आप धोती पहनते हैं, आप पगड़ी पहनते हैं, साइकिल से आप मंत्रालय जाते हैं, संसद जाते हैं। आखिर इस तरह की सोच आपको कहाँ से मिली, क्या आपको प्रेरणा देता है? देखिए, मैंने ये प्रेरणा, वैसे तो प्रधानमंत्री जी का एक वन और पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में एक भाषण है, लेकिन पहले से भी मुझे ध्यान था कि साइकिल से जाना चाहिए, लेकिन हमें अनुमति नहीं मिलती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सुमित्रा महाजन जब स्पीकर थी तो उनसे अनुमति ली। उसमें प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, भी हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, और कभी कभी चाइना से डरते हैं, बोलते नहीं है, तो फिर कहते हैं इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। अरे भाई, हम तो वो लोग हैं जो पीपल को भी पूछते हैं, पेड़ों को हम काटते नहीं। हमारे यहाँ राजस्थान में एक संस्कृति है, बिश्नोई समाज की एक महिला हुई अमृता देवी बिश्नोई, 363 महिला और पुरुष शहीद हो गए, लेकिन खेजड़ी जैसा पेड़ उसने राजा की आज्ञा के बावजूद भी कटने नहीं दिया, लिपट गई पेड़ों से, 363 शहीद हुए। ये कोई छोटी घटना नहीं है। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा पैदा हुए, उन्होंने कहा मैं पेड़ नहीं कटने दूंगा, चिपको आंदोलन चलाया। तो ये पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म होना चाहिए। तो मुझे पता चला कि एक सुप्रीम कोर्ट में रिट भी चल रही थी कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, कुछ बड़े लोग अगर कुछ एक्शन लें तो नई जनरेशन भी प्रेरणा ले सकती है। प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना था। तब मैंने साइकिल से संसद जाना शुरू किया और संसद से घर आना साइकिल से शुरू किया। इससे पर्यावरण के प्रति भी चेतना आती है। यंगर जनरेशन जब देखता है कि यार ये मंत्री भी साइकिल पे जा रहा है, तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। और अब वर्ल्ड इस कोरोना वायरस के कालखंड में वो क्या कहता है कि साइकिलिंग फिजिकल डिस्टेंस का भी साधन है, इसलिए साइकिल पे चलो और प्रदूषण भी नहीं होता है। बहुत से कंट्री में साइकिल इस समय ज़्यादा बिकी है, और हम इंडिया के आंकड़े लेना तो हमारे इंडिया में भी साइकिल ज़्यादा बिकी है अभी, और उसमें इलेक्ट्रिक जो साइकिल है वो भी आ गई है। तो मुझे लगता है कि साइकिलिंग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। मैं कई साइकिल की रैली होती है उसमें जाता हूं, तो यंगर जनरेशन चाहता है इस चीज़ को, और दूसरे देशों को देख करके चाह रहा है। ऐसे बहुत से देश है संसार में जो 100% कारों में चले गए थे,
एक भी साइकिल नहीं थी। वापस वो 40-45% तक साइकिल पे आ गए। क्यों आए? कि उन्होंने कहा भाई हमें तो साफ सुथरा जीवन जी लिया, लेकिन हमारी यंगर जनरेशन को हम क्या देना चाह रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को। तो नेक्स्ट जनरेशन को हम अच्छा वातावरण दें, ये मेरे लिए प्रेरणा है। सर, आप की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि 13 साल की उम्र से आपने संघर्ष शुरू कर दिया था और प्रशासनिक सेवाओं में आप कार्यरत रहे, तमाम पदों पे आप रहे और फिर आप संसद में पहुँचे, देश की संसद में। उसके बाद आप मंत्री बने और आप पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे और अभी दूसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार के। आपको तब ये अंदाज़ा था कि आपको देश के लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में आप पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ मंत्री भी बनेंगे, इस चीज़ का एहसास आपको क्या उस वक्त सर था? क्या सोचते थे? नहीं, कतई नहीं था जी, कोई एहसास नहीं था। हम तो ऐसी जगह से आए हैं जहाँ से तो कोई कल्पना, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई एहसास नहीं था। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए, कुछ लोग, अच्छे लोगों का साथ मिलता गया, उनका मार्गदर्शन मिलता गया, तो शुरू तो मैंने, आपने सही कहा, बहुत छोटे उम्र में। आज आप देखिए ना, मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर से मैं कलेक्टर तक पहुंचता हूं, तो वो भी कम उपलब्धि नहीं है। और कलेक्टर के बाद में भारतीय संसद में पहुंचता हूं और यहाँ भी मैं मिनिस्टर बन जाता हूं। तो ये जो मुझे लगता है कि जो अच्छे लोगों का जो सहयोग मिला, साथ मिला, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया, उनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब आपने आरएएस पद से इस्तीफ़ा दिया, वीआरएस लिया, तो क्या उस वक्त आपने सोचा कि हमें विधिवत और सक्रिय रूप से राजनीति में जाना चाहिए, वक्त आ गया? नहीं, मैं आईएएस था राजस्थान स्टेट में जब मैंने ये वॉलंटियर लिया, लेकिन टिकट मिलने के बाद ही मैंने लिया। ये मुझे पता था कि भाई आईएएस भी नौकरी ख़राब नहीं होती इतनी, लेकिन मुझे टिकट दिया तो मैंने कहा अब मैं मैदान में हूँ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भाई हम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हमारी नहीं रही। सर, ये बताइए कि आप फिर ओएसडी रहे, उसके बाद तमाम प्रशासनिक पदों पे रहे, मंत्री बने, तो अपने अनुभव और जिम्मेदारी में क्या फ़र्क अब महसूस करते हैं आप? देखिए, उस समय इम्प्लीमेंटेशन का एक लिमिटेड स्कोप था। प्लानिंग प्रोसेस में सम्मिलित होना, उस कैनवास बड़ा हो जाता है ना। अब उस समय कोई कानून बना, उसको इम्प्लीमेंट करो। अब आप किसी ज़िले के कलेक्टर हो तो इम्प्लीमेंटिंग पावर आपके पास है। कानून कैसा होना चाहिए इस देश के नागरिकों के लिए, ये कैनवास तो संसद में ही है ना। दोनों का रूप अलग है, लेकिन ये कैनवास बड़ा है, इसमें ज़्यादा लोगों की सेवा करने के अवसर मिलते हैं। सर, आपने राज्यसभा टीवी से बात करने का समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मोहम्मद फतेह जी। तो अर्जुन राम मेघवाल साहब ने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और किस तरह से देश और राष्ट्र आगे बढ़े, इस पर उन्होंने चर्चा भी की। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।